എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. हेलो दोस्तों, आज मैं जिस केस के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो इतना भयानक और दर्दनाक था कि जिसने भी उस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखा उनकी रातों की नींद उड़ गई। इस घटना के बाद लोगों में इतनी दहशत हो गई थी कि लोग अपने ही घरों में डरने लगे थे। मैं बात कर रहा हूँ केरल के चर्चित हत्याकांड विष्णुप्रिया की। विष्णुप्रिया का परिवार केरल के पनूर नाम के एक छोटे से कस्बे में रहता था। परिवार में कुल 5 लोग थे, माता पिता, 2 बहनें और 1 भाई। विष्णुप्रिया पनूर के एक निजी लैब में जॉब करती थी। अपने काम को लेकर काफ़ी जिम्मेदार और मेहनती थी। वो हर दिन सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती थी और देर शाम को लौटती थी। लेकिन किसे पता था कि उसकी ये सामान्य सी जिंदगी कुछ ऐसा मोड़ लेने वाली है जिससे पूरा पनूर सन्न रह जाएगा। 22 अक्टूबर 2022 की सुबह करीब 10 बजे का समय था। 23 साल की विष्णुप्रिया अपने घर से उस लैब के लिए निकली जहां वो काम करती थी। रास्ते में उसे एक कॉल आया। कॉल सुनते ही उसने कहा, मैं आ रही हूँ, और उसी रास्ते से वापस चल पड़ी जिस रास्ते पर वो आई थी। रास्ते में उसने देखा कि एक घर के सामने भारी भीड़ जमा थी। वो उस घर के अंदर चली गई और वहाँ उसे पता चला कि घर के एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। ये सुनकर उसके कदम रुक गए, क्योंकि वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी दादी थी जो लंबे समय से बीमार थी। यही खबर देने के लिए प्रिया की माँ ने ही उसे फ़ोन किया था। प्रिया ने अपनी माँ से कहा, मैं घर जाकर कपड़े बदल कर आती हूँ, और घर की ओर चल पड़ी। उसका घर वहाँ से केवल 100 मीटर दूर था। उसे कपड़े बदलने में ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन 2 घंटे बीत गए और विष्णुप्रिया वापस नहीं लौटी। इस बात से परेशान होकर उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया, लेकिन प्रिया ने फ़ोन नहीं उठाया। माँ के मन में सवाल उठने लगे, आखिर प्रिया क्या कर रही है? क्या उसने फ़ोन साइलेंट पर डाल दिया और सो गई? प्रिया को वापस लाने के लिए उसकी माँ खुद घर की ओर गई। उनके साथ कुछ रिश्तेदार भी थे, क्योंकि परिवार के एक अन्य सदस्य का अंतिम संस्कार कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला था। लेकिन उस वक्त कोई भी ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि प्रिया की माँ जिस मंज़र का सामना करने वाली हैं वो उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक पल होगा। जब उसकी माँ उस घर के अंदर पहुंची और एक कमरे में गई तो वहाँ का नज़ारा ऐसा था जिसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये सिर्फ उसकी माँ के लिए नहीं बल्कि पूरे केरल के लोगों के लिए एक झकझोर देने वाली खबर बन गई। आखिर विष्णुप्रिया के साथ ऐसा क्या हुआ था? वो कौन सा सीन था जिसने 2022 में पूरे राज्य को हिला कर रख दिया था? प्रिया काफ़ी देर से गायब थी, और जब उसकी माँ उसे देखने के लिए गई तो उसकी बहन भी माँ के साथ चल पड़ी। जैसे ही दोनों प्रिया के घर के पास पहुँची, उसकी माँ ज़ोर से आवाज़ लगाने लगी, प्रिया तुम अंदर क्या कर रही हो? तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? क्या तुम सो रही हो? लेकिन प्रिया की ओर से कोई जवाब नहीं आया। ये जानने के लिए कि प्रिया क्या कर रही है, उसकी माँ सीधे उसके कमरे में चली गई। वहाँ का नज़ारा देखकर उनकी सांसें रुक गई। प्रिया का शरीर बिस्तर पर पड़ा था, लेकिन उसका सिर नीचे लटका हुआ था और खून टपक रहा था। प्रिया की माँ और बहन, जो इस भयानक दृश्य की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही थी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनकी चीखों की आवाज़ें उनके दादी के घर तक सुनाई दी, और घबराहट में पूरे घर के लोग दौड़ते हुए प्रिया के घर पहुंच गए। जब सभी ने प्रिया को खून से सने बिस्तर पर देखा तो वहां जाने से झिझकने लगे, लेकिन हिम्मत जुटाकर उनमें से 1-2 लोग प्रिया के पास गए और चेक किया कि क्या वो जिंदा है। तभी उन्हें ये दिल दहला देने वाली सच्चाई पता चली कि प्रिया का सिर धड़ से लगभग अलग हो चुका था और बस हल्का सा हिस्सा ही शरीर से जुड़ा हुआ था। ये मंजर देखकर सभी रिश्तेदार सन्न रह गए। उनके दूसरे रिश्तेदार जोर जोर से रोने लगे, ये कहते हुए कि प्रिया अब इस दुनिया में नहीं रही। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने सबसे पहले क्राइम सीन को सील किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि विष्णुप्रिया के शरीर पर 18 चाकू के वार किए गए थे। इसके अलावा उसके हाथों पर आत्मरक्षा के दौरान लगे घाव भी पाए गए। ये साफ दिखा रहा था कि प्रिया ने अपनी जान बचाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। प्रिया ने अपने हाथों से बचाव करने की कोशिश की और उसी दौरान उसके हाथों में चोट आई। उसके सीने, पेट, गर्दन और सिर पर कुल 29 चाकू के घाव थे। इसके अलावा उसके सिर पर हैमर से वार का निशान भी पाया गया। पुलिस ने इसे एक सर्द खून से किया गया मर्डर मान लिया। अब सवाल था, वो कातिल कौन था जिसने इस निर्मम तरीके से विष्णुप्रिया को मारा? जब पुलिस ने यह जांचने की कोशिश की कि क्या ये लूट के मकसद से हुआ था, तो पाया कि घर से कोई सामान, पैसे या गहने चोरी नहीं हुए थे। इस वजह से ये लूट का मामला नहीं लग रहा था। इसके अलावा जिस तरीके से प्रिया को मारा गया, उससे ये साफ था कि यह एक व्यक्तिगत हमला था। इसका मतलब था कि प्रिया से गुस्सा ही इस हत्या का मुख्य कारण था। पुलिस ने सोचा कि मर्डर का मकसद प्रिया को तड़पाना और फिर मार डालना था। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और उस सुबह प्रिया के घर के पास के पड़ोसियों से पूछताछ की कि क्या उन्होंने कोई संदिग्ध व्यक्ति देखा था। एक पड़ोसी ने बताया कि उसने 11:30 बजे के करीब एक शख्स को देखा था जिसने अपना चेहरा मास्क से ढक रखा था और सिर पर पीले रंग की टोपी पहनी थी। वो व्यक्ति प्रिया के घर की ओर जा रहा था। इन जानकारी को इकट्ठा करने के बाद फॉरेंसिक टीम ने प्रिया के बेडरूम और क्राइम सीन की गहराई से जांच शुरू की। इस दौरान पुलिस ने प्रिया का मोबाइल फ़ोन बरामद किया और उसकी कॉल हिस्ट्री चेक करना शुरू किया। पुलिस ने उस आखिरी व्यक्ति को कॉल किया जिसने विष्णुप्रिया से बात की थी। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक व्यक्ति ने कॉल रिसीव किया। पुलिस ने उससे पूछा कि उसका विष्णुप्रिया के साथ क्या रिश्ता है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि वो प्रिया का दोस्त है। जब पुलिस ने उसे बताया कि प्रिया के साथ क्या हुआ, तो उस व्यक्ति ने हैरानी और डर के साथ कहा, जिसका मुझे डर था वही हुआ। ये सब श्यामजीत की वजह से है। उस व्यक्ति ने पुलिस को एक अहम बात बताई जिसने पुलिस को हैरानी और गहरी सोच में डाल दिया। इसके बाद पुलिस ने विष्णुप्रिया के फ़ोन में श्यामजीत का नंबर तलाशा और हाँ, उसका नंबर उसके फ़ोन में मिला। उस नंबर के आधार पर जब पुलिस ने लोकेशन ट्रेस की तो लोकेशन मन्नेथरी टाउन में पाई गई। पुलिस ने तुरंत वहां जाकर श्यामजीत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नहीं सोचा था कि वे उसे इतनी आसानी से पकड़ लेंगे, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है जिसे आप वीडियो के अंत तक समझेंगे। तो पुलिस ने श्यामजीत को गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। पहले तो उसने दावा किया कि वह विष्णुप्रिया को जानता ही नहीं और उसने ये मर्डर नहीं किया, लेकिन ठीक 3 घंटे बाद अचानक उसने कबूल किया कि उसने ही प्रिया का मर्डर किया है। और जब उसने ये बताया कि उसने हत्या क्यों और कैसे की, तो न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे केरल के लोग दंग रह गए। अगर आप भी उसकी कहानी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यह किसी फिल्म से भी ज़्यादा खौफनाक है। श्याम ने जो कुछ कबूल किया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। श्याम जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, उसकी एक बहन थी जो कॉलेज में पढ़ रही थी। उसके पिता एक छोटा सा होटल चलाते थे और परिवार उसी आय पर निर्भर था। कुछ साल पहले श्याम ने विष्णुप्रिया को देखा। कुछ मुलाकातों के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कुछ ही दिनों में उनके बीच प्यार हो गया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, समय के साथ दूध भी खट्टा हो सकता है, वैसे ही उनका प्यार जो शुरुआत में ठीक चल रहा था, धीरे धीरे कड़वाहट में बदलने लगा। उनके बीच अक्सर झगड़े होने लगे और फिर एक दिन प्रिया ने श्याम से साफ कह दिया ये रिश्ता अब नहीं चल सकता और उससे ब्रेकअप करने की बात कही। विष्णुप्रिया ने श्याम से कहा कि वो सब कुछ भूल जाए और आगे बढ़ जाए। इसके बाद प्रिया ने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन श्याम इसे इतनी आसानी से नहीं भूला। ब्रेकअप के बाद श्याम खुद को संभाल नहीं सका और धीरे धीरे गहरे अवसाद में चला गया। इस बीच जब उसे पता चला कि प्रिया किसी और के साथ करीब आ चुकी है, तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो गया। श्याम को शक होने लगा कि शायद वही व्यक्ति उनके ब्रेकअप की वजह है, और जैसे ही उसने ये सोचा,
उसके दिमाग में खतरनाक ख्याल आने लगे। उसने सोचा कि अगर ये सच है तो वो दोनों को मार डालेगा, लेकिन उसने ठान लिया कि ये काम इतनी सावधानी से करेगा कि कोई सबूत ना मिले और वो पकड़ा ना जाए। श्याम ने अपने दिमाग में इस खतरनाक योजना को पूरा करने के लिए इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया कि किसी का मर्डर कैसे किया जाए। उसने मलयालम क्राइम थ्रिलर और कोरियन फिल्मों को ध्यान से देखना शुरू किया ताकि उनसे कोई आइडिया ले सके। ऐसा नहीं था कि उसने ये सब तुरंत किया। उसने लगभग 6 महीने तक इस योजना को तैयार किया और हर एक कदम को बारीकी से प्लान किया। उसकी योजना क्या थी? सबसे पहले उसने मर्डर के लिए जरूरी सामान जैसे चाकू, हथौड़ा, ग्लव्स और इलेक्ट्रिक आरी ऑनलाइन ऑर्डर किया और इन्हें चुपचाप अपने पास रख दिया। उसके बाद वो प्रिया के घर गया और सीधे उसके बेडरूम तक पहुंच गया। श्याम ने अपनी योजना में तय किया था कि प्रिया जग रही हो या सो रही हो, सबसे पहले उसे हथौड़े से सिर पर मार कर बेहोश करेगा ताकि वो चिल्ला ना सके। इसके बाद जब वो बेहोश हो जाएगी तो उसे लगातार चाकू से वार करना होगा। लेकिन ये सब करने के बाद भी उसने एक आखिरी और खौफनाक कदम सोचा था। श्याम ने तय किया था कि प्रिया की मौत की पुष्टि करने के लिए वो इलेक्ट्रिक आरी का इस्तेमाल करके उसका सिर धड़ से अलग करेगा। उसकी योजना सिर्फ प्रिया को मारने की नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे उसे यातना देकर उसकी मौत का आनंद लेने की थी। ये योजना किसी क्रूर और दिल दहला देने वाली फिल्म से कम नहीं थी। जैसा उसने प्लान किया था वैसे ही वो सारे सामान हथौड़ा, चाकू, ग्लव्स और इलेक्ट्रिक आरी ऑर्डर करके मंगवा चुका था। लेकिन श्याम के दिमाग में एक शक आया। उसने सोचा कि अगर अंतिम समय पर आरी ने काम नहीं किया तो उसकी पूरी योजना खराब हो जाएगी। इसलिए उसने सावधानी से आरी की जांच की। शुरुआत में आरी ठीक से काम कर रही थी, लेकिन बीच में वो फंस गई, जैसा कि श्याम ने सोचा था। अब उसे डर था कि अगर उसने दूसरी मशीन मंगवाई और वो भी फंस गई तो उसका पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इस डर के चलते उसने अपनी योजना में बदलाव किया। उसने आरी का इस्तेमाल करने के बजाय चाकू से ही सारे काम को अंजाम देने का फैसला किया। श्याम ने अपनी योजना को और भी खतरनाक बनाने के लिए एक नई मशीन ऑर्डर की, जिससे वो चाकू को तेज कर सके। जैसे ही मशीन आई उसने चाकू को धार देना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे, भाई नया चाकू तो वैसे ही बहुत तेज होता है, फिर उसे और तेज करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन जब मैं आपको इसकी वजह बताऊंगा तो आप समझेंगे कि वह कितना पागलपन और ख़तरनाक ढंग से सोच रहा था। श्याम ने इस बात का खास ख्याल रखा था कि उसकी योजना में कोई भी कमी न रह जाए। उसने चाकू के निचले हिस्से को तो तेज किया ही, लेकिन इसके साथ साथ चाकू के ऊपरी हिस्से को भी धारदार बना दिया। आमतौर पर चाकू का निचला हिस्सा ही तेज होता है, लेकिन श्याम ने दोनों तरफ धार बनाई ताकि उसका वार और भी खतरनाक और असरदार हो सके। यह दिखाता है कि वो अपने इरादों में कितना अडिग और खतरनाक था। श्याम ने चाकू के ऊपरी हिस्से को भी इतना तेज कर दिया कि जब वो वार करेगा तो दोनों तरफ से चोट पहुंचाई जा सके। उसने चाकू को तलवार की तरह धारदार बना दिया। अब उसके पास मर्डर के सभी हथियार तैयार थे और वो सही समय का इंतजार कर रहा था। फिर वो दिन आ गया। 22 अक्टूबर की सुबह श्याम ने सभी हथियारों को एक बैग में रखा। बैग को कंधे पर टांगने के बाद उसने चेहरे पर मास्क और सिर पर पीले रंग की टोपी लगाकर वो पूरी तरह से एक प्रोफेशनल किलर की तरह तैयार था, जिसने हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा था। श्याम ने अपना बदला लेने के लिए निकल पड़ा। उसने अपनी बाइक को प्रिया के घर से 500 मीटर दूर पार्क किया और फिर पैदल चलने लगा। जब वो घर की ओर बढ़ रहा था तो प्रिया के एक पड़ोसी ने उसे देखा, जो एक मास्क पहने हुए और लुटेरे जैसा दिख रहा था। वो तुरंत श्याम को रोक कर पूछता है कि कौन हो और कहाँ जा रहे हो। श्याम को ये उम्मीद नहीं थी कि उसे रोका जाएगा। वो थोड़ी घबराहट महसूस करने लगा, लेकिन उसने इसे छुपाते हुए प्रिया के घर की ओर इशारा किया और कहा कि उसी घर में टीवी की मरम्मत के लिए मुझे बुलाया गया है। उसने बताया कि वो एक इलेक्ट्रीशियन है और उसी काम के लिए जा रहा है। पड़ोसी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया और उसे जाने दिया। श्याम प्रिया के घर के सामने खड़ा हो गया और सोचने लगा
कि क्या प्रिया अकेली होगी या किसी और के साथ होगी। सबसे पहले क्या वो घर में ही होगी या अपनी दादी के घर पर होगी। वो जानता था कि उसकी दादी की मृत्यु हो चुकी है, तो ये सवाल उसके मन में लगातार चल रहे थे। इन सवालों के बीच उसने तय किया कि पहले उसे घर के अंदर छिप जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे ये ख्याल आया कि अगर किसी ने उसे घर के अंदर देख लिया तो उसका पूरा प्लान नाकाम हो सकता है। इस चिंता में वो फिर से घबराया और सोचने लगा कि उसकी योजना को लेकर क्या होगा। ऐसे में वो बेताबी से इधर उधर चलने लगा, जैसे कि उसे खुद पर भरोसा ही ना हो और हर कदम पर डर हो कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। श्याम जब इधर उधर घूम रहा था तो उसने घर के बाहर प्रिया की चप्पल देखी। उसे लगा कि यह शायद प्रिया की चप्पल हो सकती है और फिर उसने अंदाज़ा लगाया कि प्रिया घर के अंदर होगी। इसके बाद श्याम ने सामने के दरवाजे की बजाय पीछे के दरवाजे से घर में घुसने का फैसला किया। वो धीरे धीरे प्रिया के बेडरूम की ओर बढ़ने लगा। जब वह बेडरूम के पास पहुंचा तो उसने अंदर से प्रिया की आवाज़ें सुनी, जैसे वो किसी से बात कर रही थी। श्याम चुपचाप कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया, अपना मास्क हटाया और कमरे के अंदर झांकने लगा। उस समय प्रिया अपने बिस्तर पर उल्टे मुंह बैठी थी और वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी। वीडियो कॉल पर जिस व्यक्ति से बात कर रही थी वो वही व्यक्ति था जिसे श्याम ने प्रिया के साथ रिश्ते में होने का संदेह किया था। ये देखकर श्याम का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसी समय प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा और श्याम को अपने कमरे के सामने खड़ा देख वो हैरान हो गई और सोचा ये यहाँ क्या कर रहा है। उस झटके के साथ उसने वीडियो कॉल पर उस व्यक्ति से कहा, श्याम चिट्ठा आ गए हैं, और उसने वीडियो कॉल पर उस व्यक्ति को श्याम को कैमरे में दिखाते हुए बताया, श्याम आ गए हैं। उस समय श्याम का चेहरा उस व्यक्ति के मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका था, क्योंकि वो पहले से ही उनकी बातचीत को स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था। फिर अचानक प्रिया का मोबाइल गिरता हुआ दिखाई दिया। वीडियो कॉल कट गया। असल में कुछ ही पलों में श्याम ने अपने बैग से हथौड़ा निकाला और प्रिया के सिर के पिछले हिस्से पर जोर से वार करना शुरू कर दिया। इस वजह से प्रिया का मोबाइल हाथ से गिरकर कॉल कट गई। प्रिया जो पहले सदमे में थी, समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। जैसे जैसे दर्द बढ़ा वो चिल्लाई, लेकिन श्याम ने बिना किसी दया के उसके सिर पर हथौड़ा मारना जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी इंसानियत खो दी हो। उसके बाद उसने वही चाकू निकाला जिसे उसने खास तरीके से तेज किया था और प्रिया के शरीर में हर जगह चाकू मारने लगा। प्रिया ने अपनी जान बचाने की कोशिश की और तभी उसके हाथों पर घाव के निशान बने। कुछ ही मिनटों में विष्णु प्रिया बेहोश हो गई, लेकिन श्याम ने रुकने का नाम नहीं लिया। उसने उसके सीने और पेट में लगातार चाकू मारा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो पूरी तरह से मर चुकी है, और आखिरकार उसने प्रिया का सिर बिस्तर से खींच लिया, अपनी क्रूर योजना को पूरा करते हुए। ये मंजर बहुत ही भयानक था। हर जगह खून फैला हुआ था। श्याम जो पूरी तरह से पागल हो चुका था, उसने बेरहमी से विष्णु प्रिया के सिर को धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही मिनटों में प्रिया की जान चली गई। इस दौरान प्रिया को जो भयानक दर्द हुआ उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब वो जगह खून से भरी एक डरावनी तालाब बन चुकी थी। तभी प्रिया का फ़ोन बजने लगा। श्याम ने देखा कि प्रिया की माँ कॉल कर रही है। ये देखकर श्याम ने खुद को होश में पाया और घर से बाहर निकल गया। उसने खून से सने हुए दस्ताने और टी शर्ट को उतार कर बैग में रख लिया और चुपचाप वहाँ से भाग निकला। और फिर श्याम जल्दी से अपनी बाइक पर बैठा और अपने घर चला गया। इसके बाद उसने अपने घर के पीछे एक केले के बाग में, जो उसके घर से 150 मीटर दूर था, एक छोटे से तालाब में मर्डर के हथियारों को धोकर बैग में रख लिया। फिर उसने बैग में एक पत्थर बांधा और उसे तालाब में डाल दिया। इसके बाद वो अपने घर वापस गया, नहाया, कपड़े बदला और फिर अपने पिता के होटल में काम पर चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आराम से खड़ा हुआ और ग्राहकों को खाना परोसने लगा। अब इसके बाद जो घटनाएं घटी वो वही थी जो हमने वीडियो की शुरुआत में देखी थी। विष्णु प्रिया की मौत एक सनसनीखेज खबर बन गई। पुलिस ने श्याम को उसके फ़ोन नंबर से ट्रैक कर गिरफ्तार किया। फिर श्याम ने यह सब कबूल किया, लेकिन जब वो अपनी अपराध कबूल कर रहा था तो उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। और इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये थी
कि जब पुलिस ने उसकी बयानबाजी सुनी तो सभी हैरान रह गए। श्याम ने पुलिस से कहा, मुझे पता है कि मर्डर की सज़ा 14 साल की होती है। अब मैं 25 का हूँ। अगर मैं अब जेल जाता हूँ तो 39 की उम्र में बाहर आ जाऊँगा। बस मुझे इसमें कोई घाटा नहीं दिखा। ऐसा उसने हठधर्मी से जवाब दिया। चाहे उसने ये जवाब हठ में दिया हो या फिर पुलिस को मजाक बनाने के लिए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने एक कड़वी सच्चाई ही कही। अब आपके मन में शायद एक और सवाल होगा। उसने सब कुछ गूगल किया, 6 महीने तक परफेक्ट प्लान तैयार किया और उसे लागू किया, तो फिर वह पुलिस के हाथों इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया? आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा। इसका कारण ये है कि श्यामजीत जानता था कि चाहे वो मर्डर के बाद भागने की कोशिश करे या जो भी करे, उसे किसी न किसी तरीके से पुलिस के हाथों पकड़ लिया जाएगा। तो उसने केवल मर्डर करने का प्लान किया था, लेकिन भागने का कोई प्लान नहीं था। फिर वो अपनी चीज़ें क्यों छुपा रहा था? इसका कारण था उसका अगला मर्डर। पुलिस ने जब तालाब में रखे बैग की जांच की तो उन्हें मर्डर के हथियार, टी शर्ट और एक बैग में मिर्च पाउडर मिला और एक दूसरे कवर में बाल भी पाए गए। जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि मिर्च पाउडर उसने अपनी सुरक्षा के लिए रखा था और बाल वो एक नाई की दुकान से इकट्ठा किया था। अगर उसने वो बाल वहां रखकर वापस आया तो पुलिस उसकी जांच करेगी और उस व्यक्ति को ढूंढने में रुचि दिखाएगी। उस बाल का इस्तेमाल करके उसने पुलिस को भटकाने की कोशिश की थी और उसने फैसला किया था कि वह प्रिया के बॉयफ्रेंड को भी मार डालेगा। उसने कहा कि इसीलिए मैंने वो बाल रखे थे। अब अगर वो बाल वहाँ छोड़ता तो शायद प्रिया का नया बॉयफ्रेंड उसे वीडियो कॉल के ज़रिए देख चुका था और श्याम ने जो सोचा था कि वो ये ज़रूर पुलिस को बताएगा, इसलिए उसने इस प्लान को छोड़ दिया। और जैसे श्याम ने अनुमान लगाया था, उस व्यक्ति ने कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस को दे दी, क्योंकि ये श्याम के खिलाफ मजबूत सबूत बन गया। और इतने क्रूर मर्डर के बाद जब उसने पुलिस से ये अडिग तरीके से कहा कि वो 39 की उम्र में बाहर आ जाएगा, तो पुलिस ने 39 को बढ़ाकर 49 कर दिया, यानी उसकी सज़ा 10 साल और बढ़ा दी गई। और फिर इतना ही नहीं, उसे 2 लाख रुपए का जुर्माना भी भरने को कहा गया। इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी से प्यार करने जा रहे हैं तो 1000 बार सोचें या उससे भी ज़्यादा, क्योंकि प्यार में पड़ने के बाद कभी कभी कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आ जाता है। अगर आपको उनके असली चरित्र के बारे में बीच में पता चलता है और अगर आप उन्हें अचानक छोड़ने की स्थिति में हैं, तो बिना अचानक छोड़ने के उन्हें समझाएं और धीरे धीरे उस रिश्ते से बाहर आ जाएं। और एक और बात, अगर आप जल्दी से ब्रेकअप के बाद दूसरे रिश्ते में शामिल होते हैं तो समस्या शुरू हो जाएगी। विष्णु प्रिया का शिकार होने का कारण भी यही था। इसलिए चाहे वो प्यार हो या शादी, दोनों रिश्ते एक तेज़ धार वाले चाकू की तरह होती हैं। आपको इसे सावधानी से संभालना चाहिए, वरना जिस व्यक्ति का आपसे संबंध है वो शिकार बन सकता है। इसी तरह हमें ब्रेकअप को स्वीकार करना चाहिए। अगर आप बदला लेने की कोशिश करेंगे तो न केवल आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी, बल्कि आपके माता पिता की ज़िंदगी भी प्रभावित होगी। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।